तो हम देख रहे थे री इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स और री इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स में रिवर्स इंजीनियरिंग। वीडियो लंबी हो रही थी इसीलिए मैंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। री इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स में रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? भाई रिवर्स इंजीनियरिंग ये होती है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में आपने बेसिकली कुछ नहीं करना होता। रिवर्स इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग का एक पार्ट है और रिवर्स इंजीनियरिंग में आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है सॉफ्टवेयर सिस्टम की, लेगेसी सिस्टम की, जिसको आप री इंजीनियर कर रहे हो। ये भी यही कहती है of software system is a process comprising the following two steps: analyze the software to determine its components and relationship among the components को समझ रहे हैं, उनके दरमियान के रिलेशनशिप को समझ रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिस्टम को एट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और इन एनी अदर फॉर्म। डीकम्पाइलेशन आपने नाम सुना होगा। प्रोग्राम आप कोड लिखते हैं, वो कंपाइल होकर एक्जी बनाता है। डीकम्पाइलेशन में क्या होता है कि एक्जी से कोड जब बनता है। So decompilation is an example of reverse engineering in which object code is translated into a high-level program. Re-engineering concepts, ठीक है, तो ये the concept of abstraction and refinement अब re-engineering के अंदर क्या आ जाता है? The concept of abstraction and refinement are used to create model of software development as sequences of phases where the phases map to specific levels of abstraction and refinement. तो ये जो हमारा re-engineering का प्रोसेस है, इसमें यहाँ पे हमने उसको रिप्रेजेंट किया है एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट के अंदर, जहाँ पर जब हम री इंजीनियर कर रहे हैं, उसको री इंजीनियरिंग में रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं जब, तो हम क्या जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन से टूवर्ड्स कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जा रहे हैं। तो ये जो हम उल्टा जा रहे होते हैं एब्स्ट्रैक्शन में, मतलब फ्रॉम हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू लो लेवल, एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा से एब्स्ट्रैक्शन कम से ज़्यादा हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कोड है आपकी, और इम्प्लीमेंटेशन मींस कोड लेवल से आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जा रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन आपकी बढ़ रही है। कोड लेवल क्या है? कोड लेवल आपको बताता है हाउ, कैसे चीज़ हुई हुई है, क्या हुई हुई है और क्यों हुई हुई है। ठीक है, क्या हुई हुई है और क्यों हुई हुई है, क्या है और किस तरह है। तो आप हाउ से जा रहे हैं वाई की तरफ, इम्प्लीमेंटेशन से जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की तरफ, मीन्स आप जा रहे हैं कोड से टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग बेसिक नीड ऑफ द लेगेसी सिस्टम, मतलब लेगेसी सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी होगी पहले जो ये सिस्टम बना था। तो ये आप क्या जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन में, इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आप इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पीक से जब आप दोबारा नीचे आएंगे, जब आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग फेज में होंगे रिवर्स इंजीनियरिंग के री इंजीनियरिंग के, तो ये क्या होगा, आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के फेज में होंगे री इंजीनियरिंग के, तो ये आप जा रहे होंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल से टुवर्ड्स कोड। ठीक है, तो आप आंसर कर रहे होंगे, आप जा रहे होंगे वाई से हाउ की तरफ जा रहे होंगे। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या है कि वाई क्या ज़रूरत थी, और इम्प्लीमेंटेशन लेवल क्या है, हाउ किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट, तो एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट को री इंजीनियरिंग के प्रोसेस में किस तरह हमने स्टडी किया है और देखते हैं और इम्प्लीमेंट हो रही है, वो ये है। सही है, तो एन ऑप्शनल प्रिंसिपल कॉल्ड ऑल्ट्रेशन, यस, आप री इंजीनियर कर रहे हैं और ऑल्ट्रेशन नहीं है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो एन ऑप्शनल प्रिंसिपल कॉल्ड ऑल्ट्रेशन अंडरलाइज मेनी री इंजीनियरिंग मेथड्स। प्रिंसिपल ऑफ ऑल्ट्रेशन क्या कहता है? द मेकिंग ऑफ सम चेंजेस टू अ सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। आप देखें कि आप एब्स्ट्रैक्शन में बढ़ते बढ़ते कॉन्सेप्चुअल पर आए, और फिर कॉन्सेप्चुअल से आपने फॉरवर्ड इंजीनियरिंग शुरू की और आप रिफाइनमेंट को इंक्रीज करते गए। पीक के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, रिफाइनमेंट नहीं है, और पीक से जब डाउनवर्ड्स जा रहे हैं तो रिफाइनमेंट बढ़ रही है, एब्स्ट्रैक्शन कम हो रही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑल्ट्रेशन क्या कहता है? द मेकिंग ऑफ सम चेंजेस टू अ सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम की कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन है इज नोन एज ऑल्ट्रेशन। इस लेवल में, इस डेफिनेशन के मुताबिक आप चेंजेस कहाँ कर रहे हैं? सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन में कर रहे हैं, कोई कोड में या कि इम्प्लीमेंटेशन में चेंज नहीं कर रहे हैं। Alteration does not involve any change to the degree of abstraction, and it does not involve modification, deletion and addition of information. तो कोड लेवल पे या कोड की किसी इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं कर रहा है, आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे किसी रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप उसको चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जब आप पीक के ऊपर हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे जाके आप ऑल्ट्रेशन देखेंगे कि कोड में भी होती है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ ऑल्ट्रेशन से भी कह रहे हैं कि आप कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं।
रीइंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ एरोज। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है अपवर्ड स्लांटेड एरो, ऑल्ट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल एरो एंड डिक्रीजिंग एरो स्लांटेड क्या है? रिफाइनमेंट का है। इट मे बी नोटेड दैट ऑल्ट्रेशन इज नॉन एसेंशियल फॉर रीइंजीनियरिंग। अब भाई ज़रूरी नहीं है कि आप रीइंजीनियरिंग करते हुए कोई ऑल्ट्रेशन भी करें कॉन्सेप्चुअल लेवल पर। आप सिर्फ रीफैक्टरिंग भी कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं, कोड को ज़रा रीस्ट्रक्चर, इंटरनल्स का स्ट्रक्चर भी चेंज करके बेहतर स्ट्रक्चर में ला सकते हैं इंजीनियरिंग करते हुए। कि मतलब आपने कोई लॉजिक नहीं चेंज की, ना कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस कराई, सिर्फ आपने इंटरनल स्ट्रक्चर एनहांस कर दिया कोड का। तो वो यही कहा है कि ऑल्ट्रेशन इज नॉन एसेंशियल फॉर री इंजीनियरिंग। ठीक है, तो द री इंजीनियरिंग प्रोसेस एक्सेप्ट्स एज इनपुट द एग्जिस्टिंग मोड। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि री इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या करता है? एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम के कोड को इनपुट लेता है और प्रोड्यूस करता है आउटपुट में रेनोवेटेड सिस्टम का कोड। तो री इंजीनियरिंग इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल ट्रांसलेटिंग, आपने किसी लेगेसी सिस्टम के कोड को किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में सिंपल ट्रांसलेट कर दिया, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकती है री इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल सी के कोड को जावा या सी प्लस प्लस में कर दिया। या फिर इतनी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है जिस तरह ये स्टेप्स बताए हुए हैं आपको, कि आपने डिज़ाइन को दोबारा बनाया एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम के सोर्स कोड से, आपने दोबारा रिक्वायरमेंट्स देखी, फाइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम बीइंग री-इंजीनियर्ड, आपने पुरानी रिक्वायरमेंट्स देखी लेगेसी कोड की, आपने एग्जिस्टिंग न्यू रिक्वायरमेंट्स को कंपेयर किया, आपने पुरानी रिक्वायरमेंट्स को न्यू रिक्वायरमेंट्स के साथ कंपेयर किया, आपने पुरानी रिक्वायरमेंट्स को हटाया रेनोवेटेड सिस्टम में से, फिर आपने नए सिस्टम का डिज़ाइन बनाया और फिर नया सिस्टम आपने री इंजीनियर किया, कोड किया। तो इतनी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और सिंपल री इंजीनियरिंग ये भी हो सकती है कि सिंपल एक टेक से दूसरे टेक में चले गए, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चले गए। ठीक है, जनरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये एक जनरल मॉडल है, इसमें हम दो जनरल मॉडल्स पढ़ेंगे। पहला क्या है? सिंपल, एरिक जे बर्नी ने सजेस्ट किया था दैट री इंजीनियरिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 एक्टिविटीज: रिवर्स इंजीनियरिंग, रीडिजाइन, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे ये वही वाला आपका ट्राइंगल है, लेकिन ये क्या है? ऑल्ट्रेशन भी इंक्लूडेड है इसमें। सही है, और ऑल्ट्रेशन में क्या है कि आप ये आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, लिगेसी सिस्टम एग्जिस्टिंग। ठीक है, आपने यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन से टुवर्ड कॉन्सेप्चुअल गए, रिवर्स इंजीनियर किया, रिवर्स इंजीनियरिंग एब्स्ट्रैक्शन बढ़ाते गए, ऑल्ट्रेशन, रीडिज़ाइन एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग जो कि रिफाइनमेंट थी। ठीक है, तो ऑल्ट्रेशन में फिर आपने जो ऑल्ट्रेशन कॉन्सेप्चुअल पर की लेवल पर किया है उसको आपने रीथिंक किया है चीज़ों को, उसको आपने रिक्वायरमेंट्स में रीस्पेसिफाई करना है, डिज़ाइन में रीडिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंटेशन में रीकोड करना है। जब जाके आपको क्या मिलेगा? नया रेनोवेटेड सिस्टम मिलेगा, जिसको टारगेट सिस्टम कह रहे हैं यहाँ पे। दूसरा है हॉर्स शू मेथड, जो इंट्रोड्यूस किया था, वाज डेवलप्ड बाय कज़मान और ETL, मतलब और भी कुछ लोग होंगे। ठीक है, डिस्क्राइब अ 3 स्टेप आर्किटेक्चरल री इंजीनियरिंग प्रोसेस। हॉर्स शू एक 3 स्टेप आर्किटेक्चरल री इंजीनियरिंग प्रोसेस है। Three distinct segments of horseshoe are left side, top part and right side. हॉर्सशू के जो हॉर्स जूते की घोड़े के जो पाँव की नाल होती है उसको हॉर्सशू कहते हैं। एक मेटल की यू शेप की एक नाल लगती है घोड़े के पाँव में, ताकि घोड़े के पाँव घिसे नहीं, डायरेक्ट नेल्स पे इफेक्ट ना आए जब घोड़ा दौड़े या घोड़ा इस्तेमाल हो, तो वो कहलाती है हॉर्सशू। ठीक है, उसको उससे मिलाया है। तो उसकी लेफ्ट साइड सेगमेंट्स क्या है? लेफ्ट साइड, टॉप पार्ट एंड राइट साइड। दोज 3 पार्ट्स डिनोट द 3 स्टेप्स ऑफ द री इंजीनियरिंग प्रोसेस, कज़मान भाई ने कहा था। ठीक है, अच्छा जी, तो ये क्या है? ये वो चीज़ है। हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, अब नज़र आ रहा होगा। तो इसमें लेफ्ट से आप जाएं तो ये देखें, आर्किटेक्चर रिकवरी कन्फर्मेंस, लिगेसी कोड है आपका, लिगेसी कोड और उसकी तमाम रिप्रेजेंटेशंस आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले आपने कोड की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखी, कोड को देखा आपने। ठीक है, आपने कोड को देखा, फिर कोड की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस देखी, फॉर एग्जांपल यूएमएल क्लास डायग्राम्स वगैरह। फिर आपने फंक्शनल हायरार्की देखी कि क्या क्या उसके फंक्शंस होंगे। फिर आप उस लेगेसी सिस्टम के कोड में कहाँ गए? कॉन्सेप्चुअल लेवल पे गए। ये बिल्कुल उसी तरह है जो एरिक जे बर्नी ने
ऊपर पिरामिड बनाया था कि आप क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन में ऊपर जाते हुए इंक्रीज कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल टेक्स्ट सोर्स कोड से लेगेसी सोर्स कोड से शुरू किया और कॉन्सेप्चुअल लेवल तक पहुंचे, फिर आपने ऑल्ट्रेशन परफॉर्म की, सही है। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन पैटर्न्स, प्रोग्राम प्लान्स एंड कोड स्टाइल्स आपने ऑल्ट्रेशन परफॉर्म किए और अब आप दोबारा रिफाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं जो कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है। चल, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ चेंज। अच्छा, अब आप क्या-क्या टाइप्स की चेंज कर सकते हैं? तो रीकोड, रीकोड क्या है? इम्प्लीमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स प्रोग्राम आर चेंज बाय रीकोडिंग इट। आप दोबारा जैसे नाम बता रहे हैं रीकोड, आप चीज़ों को रीकोड करेंगे। रीकोड 3 तरह की हो सकती है, रीहोस्टिंग, रीफ्रेजिंग, ट्रांसलेशन। रीहोस्टिंग में क्या होती है? री-इंजीनियरिंग ऑफ सोर्स कोड विदाउट एडिशन और रिडक्शन ऑफ फीचर्स, most effective when the user is satisfied with the system functionality but looks for better qualities of the system. सिस्टम की बेसिक फंक्शनैलिटी बेहतरीन है, लेकिन आप क्या है, कुछ सतही किस्म के चेंजेस कर रहे हैं थोड़ा सा बेटर क्वालिटी बनाने के लिए उसको। फॉर एग्जांपल आपने यूआई के अंदर आपने थोड़े से चेंजेस कर दिए, ठीक है, या यूएक्स में आपने थोड़े से चेंजेस कर दिए, कुछ प्रोसेसेस स्टेप्स ज़्यादा थे वो आपने कम कर दिए कुछ प्रोसीजर्स के, तो क्या है कि बेसिक फंक्शनैलिटी ओके है सिस्टम की, लेकिन आपने सतही किस्म के कुछ चेंजेस किए हैं खाली यूआई लेवल के या थोड़ा बहुत यूएक्स लेवल के। रीफ्रेजिंग क्या है? चेंजेस आर डन बाय कीपिंग द प्रोग्राम इन द सेम लैंग्वेज। जितने भी किस्म के चेंजेस होंगे जो कि आप कर रहे हैं सेम लैंग्वेज में करते हुए, वो रीफ्रेजिंग में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन कर दी, टेबल्स की, कोड की एल्गोरिथम्स की ऑप्टिमाइजेशन कर दी, रीफैक्टरिंग कर दी, रेनोवेशन कर दी, सही है। तो ये सारी रिफ्रेजिंग में आ जाएंगी, लैंग्वेज सेम है। ट्रांसलेशन क्या होगी? ट्रांसलेशन में आप क्या कर रहे हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। अ प्रोग्राम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्रोग्राम इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, जिसमें आपने दोबारा कंपाइलेशन करी है, डीकंपाइलेशन की है, दोबारा कंपाइलेशन करनी है और फाइनली आप माइग्रेशन करेंगे, सही है। तो रीफ्रेजिंग और ट्रांसलेशन में लैंग्वेज का फ़र्क है। एक में रीफ्रेजिंग में लैंग्वेज वही है, ट्रांसलेशन में आप लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और रीहोस्टिंग में आपने सिर्फ सतही किस्म के यूआई लेवल के चेंजेस कर दिए और आपने कोई ना फंक्शनैलिटी ऐड की है ना डिक्रीज की है। तो रीकोड के अंदर क्या क्या है? रीकोड के अंदर रीहोस्टिंग है, रीफ्रेजिंग है, ट्रांसलेशन है। दूसरा है रीडिजाइन। अब आपने स्ट्रक्चरल लेवल, आर्किटेक्चरल लेवल रीडिजाइन करना है। Redesigning the system, common changes of redesign includes restructuring the architecture. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे थे तो आपने आर्किटेक्चर अपडेट कर दिया, MVC पर आ गए या MVVM के ऊपर आ गए, आर्किटेक्चर अपना चेंज कर दिया। मॉडिफाइंग द डाटा मॉडल ऑफ द सिस्टम, आपने डाटा लेयर के अंदर, डेटाबेस लेयर के अंदर चेंजेस कर दिए। या रिप्लेसिंग अ प्रोसीजर और एन एल्गोरिथम विद अ मोर एफिशिएंट वन। अब आपने किसी काम करने का जो कोई प्रोसीजर था, फॉर एग्जांपल किसी प्रोसेस की एक जर्नी थी, आपने वो जर्नी या तो कुछ स्टेप्स कम कर दिए या कुछ स्टेप्स बढ़ा दिए, या कोई एल्गोरिथम एफिशिएंट लगा दिया आपने बना के, कुछ कॉलिंग आपने कम कर दी कॉल स्टैक के ऊपर, या मेमोरी एफिशिएंट बना दिया, तो ये क्या होगा? ये आपका आ जाएगा रीडिज़ाइन के अंदर, ठीक है। आर्किटेक्चरल और डेटाबेस लेवल या प्रोसीजरल लेवल चेंजेस। सिमिलरली रीथिंक, रीस्पेसिफाई, रीडिज़ाइन, रीस्पेसिफाई। रीस्पेसिफाई में क्या है कि चेंजिंग द रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इन टू वेज। रीस्पेसिफाई कर रहे होंगे मतलब जैसे नाम बता रहा है, री रिक्वायरमेंट्स गेन कर रहे होंगे। चेंज द फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट्स, तो पहले अगर रिक्वायरमेंट्स डायरेक्ट एक क्लाइंट से ली थी, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप एक फोकस ग्रुप की तरफ चले जाएंगे, फोकस ग्रुप से ले रहे होंगे, ठीक है। या फिर अब आप यूज़र पर्सोनास बना के कर रहे होंगे, आप जो है वो फॉर्म्स बना के रिक्वायरमेंट्स अब ले रहे होंगे। तो चेंज आपने क्या किया? रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की फॉर्म चेंज की, चेंजिंग द स्कोप ऑफ रिक्वायरमेंट्स, सही है। रीस्पेसिफाई, चेंज द फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट्स, चेंज द स्कोप ऑफ रिक्वायरमेंट्स। स्कोप में आपके पास क्या आ जाएगा कि अब आपने, अगर आपने ऑल्ट्रेशन में अपना प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर का स्कोप बढ़ा दिया है, अब आपने फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन का मॉड्यूल भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो क्या होगा? आपकी रिक्वायरमेंट्स का स्कोप भी बढ़ जाएगा, ठीक है। रीथिंक, अच्छा रीथिंक का मतलब क्या है कि अब आप जब री-इंजीनियर प्रोडक्ट बना रहे हैं, री-इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो जो नई प्रोडक्ट होगी वो एक कोई अ, वो कोई एक बहुत नेक्स्ट लेवल की बहुत ज़्यादा चेंज्ड किस्म की प्रोडक्ट बनेगी,
जो कि प्रीवियस वाली थी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि विंडोज़ एक्सपी के बाद जो नई विंडोज़ आई हैं आगे की सारी, उनमें एक मेजर शिफ्ट आया है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल रीथिंक में क्या दी हुई है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप उसके कॉन्सेप्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं टू क्रिएट अ सिस्टम जो कि ऑपरेट कर रहा हो किसी सिमिलर डोमेन में, नया सिस्टम जो कि ऑपरेट करे किसी सिमिलर डोमेन में। It involves changing conceptual characteristics of the system and can lead to the system being changed in a fundamental way. तो कॉन्सेप्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने कुछ सिस्टम के चेंज किया और आपने सिस्टम के अंदर कुछ मिलते जुलते सिस्टम को क्रिएट करने के लिए उसको रीयूज किए उसके फंडामेंटल चीज़ें। मूविंग फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी सेलुलर फोन टू डेवलपमेंट ऑफ अ स्मार्टफोन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ रीथिंक। सही, हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम बनाया हुआ है आपने, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स के लिए। ठीक है, तो एक जो सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन्स के लिए बनाया होगा, अब आपने बनाना है नया सिस्टम जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स कर रहा हो। तो कुछ हद तक सिस्टम सेम होगा, आप वहीं से स्केलेटन और चीज़ें उठाएँगे जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल का सिस्टम था। और उसमें फिर आप चीज़ें कार के स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स के स्पेसिफिक डालेंगे और चेंज करेंगे और उसके लिए नया नए सिरे से सोचेंगे। तो ये चीज़ है रीथिंक। ठीक है, तो दैट वाज ऑल। ठीक है, तो हमारे पास चेंज टाइप्स ऑफ चेंज में रीकोड था, रीडिज़ाइन था, रीस्पेसिफाई था, रीथिंक था। ठीक है, और रीकोड के अंदर रीहोस्टिंग था, रीफ्रेजिंग था, ट्रांसलेशन था। तो ये टाइप्स ऑफ चेंज होते हैं, या तो आप रीकोड करते हो, या तो रीडिज़ाइन करते हो, या रीस्पेसिफाई करते हो, रीथिंक करते हो। ये सारे एक साथ भी हो सकते हैं और इनमें से कोई एक आध भी हो सकता है। तो एक बार हम ओवरव्यू दोबारा देखते हैं। हमने देखा लीगेसी सिस्टम्स क्या होते हैं, हमने देखा लीगेसी सिस्टम्स में रीइंजीनियरिंग करते हुए इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है। इम्पैक्ट एनालिसिस की दो टाइप्स देखी, ट्रेसेबिलिटी एनालिसिस और डिपेंडेंसी या सोर्स कोड एनालिसिस। ट्रेसेबिलिटी एनालिसिस एंड सोर्स कोड एनालिसिस। डिपेंडेंसी या सोर्स कोड एनालिसिस को दो किस्म का था, होल ग्राफ बेस्ड एनालिसिस, डिपेंडेंसी ग्राफ बेस्ड एनालिसिस। ये जो डिपेंडेंसी सोर्स कोड एनालिसिस है, ये ज़्यादातर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड्स जो होते हैं लीगेसी सिस्टम्स, उनके लिए होता है। फिर हमने देखा रिपल इफेक्ट क्या होता है कि रिपल इफेक्ट में आप जो चेंजेस होते हैं उनका इम्पैक्ट देखते हैं कि किस हद तक और कहाँ-कहाँ जाएगा। हाउ लाइकली दैट अ चेंज टू अ पर्टिकुलर मॉड्यूल मे कॉज प्रॉब्लम इन द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। रिपल इफेक्ट है एंड चेंज प्रोपोगेशन एक्टिविटी है कि आप एक चेंज की वजह से जो मसाइल खड़े हुए हैं कोड में उनको एडजस्ट करते हो, तो ये चेंज प्रोपोगेशन एक्टिविटी थी। ठीक है, प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन एक सॉफ्टवेयर री इंजीनियर करने वाला जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर है, वो जो है वो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग जनरेट करता है, अपने पास मेंटल मॉडल बनाता है कुछ इस किस्म का शुरू में, जो कि एब्स्ट्रैक्शन से रिफाइनमेंट की तरफ या रिफाइनमेंट से एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा, बेस्ड ऑन द अप्रोच कि उसने क्या अप्रोच लिया, टॉप डाउन लिया, बॉटम अप लिया या हाइब्रिड लिया। ठीक है, करेगा कैसे, चंक्स में कोड को अंडरस्टैंड करेगा और क्रॉस रेफरेंसिंग से उनके आपस में लिंक्स जनरेट करते हुए उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से आप कोड लीगेसी कोड की मेन चीज़ों पे फोकस रखते हैं और पुरानी कह रहा हूँ, जो कम यूज़ होने वाली फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको आप आउट ऑफ द फोकस रखते हैं फिलहाल। प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट एब्स्ट्रैक्शन का ऑपोजिट था। रिवर्स इंजीनियरिंग इज बेसिकली क्या है कि आपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है अपने लीगेसी कोड की। एनालाइज the software to determine its components and the relationship among the components and represent the system at the higher level of abstraction or in any other form। आपने अंडरस्टैंडिंग समझनी है उसके कंपोनेंट्स की और उसके आपस में कंपोनेंट्स के रिलेशनशिप को समझना है और एक हायर लेवल रिप्रेजेंटेशन बनानी है, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन बनानी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसकी एग्जांपल डीकम्पाइलेशन भी एग्जांपल थी रिवर्स इंजीनियरिंग की। फिर हमने देखा री इंजीनियरिंग के अंदर जो एक प्रोसेस था एब्स्ट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट को हमने देखा री इंजीनियरिंग के अंदर कि आप एब्स्ट्रैक्शन से जा रहे थे टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन से जा रहे थे टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्शन में, और फिर कॉन्सेप्चुअल से फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हुए रिफाइनमेंट बढ़ाते हुए आप कॉन्सेप्चुअल से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ ऑल्ट्रेशन हमने देखा कि सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन में ऑल्ट्रेशन होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वाकई चेंज करें, इस वक्त आपने चेंज करना है बेसिकली कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। जो आपका री इंजीनियरिंग का साइकिल है उसमें आप कॉन्सेप्चुअल लेवल में ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप और बाकी किसी जगह चेंजेस नहीं कर रहे हैं। फिर हमने देखा ऑल्ट्रेशन
को भी हमने इंट्रोड्यूस करा दिया अपने री इंजीनियरिंग के स्टेप में, एब्स्ट्रैक्शन, ऑल्ट्रेशन, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे रिफाइनमेंट, देन रिफाइनमेंट। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकती है री इंजीनियरिंग के, सिंपली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कोड शिफ्ट कर दिया, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है इतनी ज़्यादा कि जिसके ये स्टेप्स हैं। ठीक है, जनरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जनरल मॉडल दो किस्म के थे। एक तो एरिक जोबर्नी ने प्रेजेंट किया था, जिसमें उसने ऑल्ट्रेशन को भी वो कराया था, उसमें डाला था। तो 3 एक्टिविटीज़ थी एरिक जे बर्नी की जनरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, रिवर्स इंजीनियरिंग, रीडिज़ाइन एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। कॉन्सेप्चुअल रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एब्स्ट्रैक्शन में हम इम्प्लीमेंटेशन से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जा रहे हैं, ऑल्ट्रेशन कॉन्सेप्चुअल लेवल पे की, जो कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हुए, रिफाइनमेंट करते हुए प्रोपोगेट हुई है, रीथिंक, रीस्पेसिफाई, रीडिज़ाइन, रीकोड, और ये आखिर में टारगेट सिस्टम, नया री इंजीनियर्ड सिस्टम हमें मिल गया। ठीक है, हॉर्स शू मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, जो कि कजमान भाई लेके आए थे हमारे। 3 स्टेप आर्किटेक्चरल री इंजीनियरिंग प्रोसेस है। ठीक है, लेफ्ट, टॉप एंड राइट ऑफ द हॉर्स शू। यहाँ पे हमने देखा था कि हमने सोर्स कोड और सोर्स कोड टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन से लेगेसी सिस्टम की स्टार्ट किया, फिर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे गए, आर्किटेक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की, और फिर हमने फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की। टाइप्स ऑफ चेंज, 4 किस्म की टाइप्स ऑफ चेंज थी। रीकोड, जिसके अंदर 3 टाइप्स थी, रीहोस्टिंग, रीफ्रेजिंग एंड ट्रांसलेशन। उसके बाद रीडिज़ाइन थी, जिसमें आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में इम्प्रूवमेंट ला रहे थे, या डेटाबेस लेवल के ऊपर डिज़ाइनिंग में इम्प्रूवमेंट ला रहे थे। रीस्पेसिफाई देखा फिर हमने कि रीस्पेसिफाई में या तो आप फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट्स चेंज कर रहे थे, या स्कोप ऑफ रिक्वायरमेंट्स बढ़ा रहे थे। ठीक है, इलेबोरेटिव कर रहे थे मज़ीद अपनी रिक्वायरमेंट्स को। और फिर दूसरा था कि आप रीथिंक कर रहे थे कि एग्जिस्टिंग आप कोई जो री इंजीनियर्ड प्रोडक्ट चाह रहे हैं, वो कोई एक नई डोमेन में काम कर रही हो, नए एरिया में काम कर रही हो, और वो एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उससे मिलती जुलती हो, उसके कुछ फंडामेंटल्स को यूज़ कर रही हो, तो सो यू रीथिंक। तो ये आप सारे एक साथ भी यूज़ हो सकते हैं, और इनमें से कुछ भी यूज़ हो सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस थर्ड लेक्चर, एंड अगर कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू कमेंट देम, एंड इंशाल्लाह मैं जितने जल्दी हो सकेगा रिस्पॉन्ड करूँगा। स्लाइड्स मैं एक गूगल ड्राइव के लिंक पर डाल देता हूँ, यहाँ से आप उस लिंक से इन स्लाइड्स को ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड लक। अगर आप किसी भी किस्म के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वैसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, अगर चैनल मेरा अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, और इस किस्म की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप चैनल की नई वीडियो से आगाह रहें और आपको पता चलता रहे। सो थैंक यू, गिव मी अ थम्स अप। अल्लाह हाफ़िज़।